वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में क्विकली रिव्यू लेते हैं करंट अफेयर्स के एक टॉपिक का। और वो आपने सुना होगा कि कराची जो पोर्ट है उसको लीज पे दे दिया गया यूएई को 50 साल के लिए। ठीक है, तो कराची पोर्ट लीज टू यूएई ग्रुप फॉर 50 ईयर्स। तो देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो इसमें दोनों अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं तो देखिए, इसको सबसे पहले अगर हम देखते हैं परचेज किसने किया, तो परचेज किया जी ये जॉइंट वेंचर एक्चुअली में दो कंपनीज का, लेकिन जो नाम आ रहा है जिसके शेयर्स ज़्यादा हैं वो है एडी ग्रुप। ठीक है जी, एडी पोर्ट ग्रुप, ये दुबई का जो है, ये यूएई का एक पोर्ट ग्रुप है जिसने 50 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ कि ये क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड को। ठीक है, इसको ये 50 साल के लिए ऑपरेट करेगा, इसका रेवेन्यू रखेगा और पाकिस्तान को जो भी इसमें से शेयर है वो देगा। ये यूएई बेस्ड कंपनी है एडी पोर्ट ग्रुप जो है, और ये इन्वेस्ट करेगी अगले 10 साल के अंदर $220 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इस पोर्ट पे। ठीक है, यानी कि अगले 10 साल में क्या करेगी, इन्वेस्ट भी करेगी, साथ में अर्न भी करेगी, लेकिन $220 मिलियन ये इस पे इन्वेस्ट करेगी। अब ये जो एडी पोर्ट ग्रुप है, ये एक्चुअली में इनकी जो एक्सपर्टी है वो क्या है, ये मैनेज करते हैं पोर्ट्स को और उनको रेगुलेट्स करते हैं, तो इनका काम ही ये है। और ये खास करके अबू धाबी के अंदर जो है, अबू धाबी के अंदर आप कह लें इनका बड़ा सेटअप है। तो इनके जो सीईओ हैं वो ये आपको सामने यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे रही है, कैप्टन मोहम्मद जुमा अल शमसी जो हैं, ये इनके सीईओ हैं। इनके बीच में मुआहिदा साइन हुआ, साथ में जो हमारी तरफ से थे वो फैसल सब्जवारी थे, फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स थे, और साथ में कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे वो थे। तो इनका ये आपस में मुआहिदा जो है वो साइन हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या है, तो देखिए जॉइंट वेंचर क्या है कि इसमें एक तो पोर्ट एडी पोर्ट शामिल है, दूसरा जो है वो खील टर्मिनल्स शामिल हैं। ये भी जो है दुबई की ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, लेकिन जो ज़्यादा शेयर्स हैं वो एडी पोर्ट्स के हैं। ठीक है, तो इनका जॉइंट वेंचर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एडी पोर्ट है। और ये जॉइंट वेंचर क्या करेगा, मैनेज करेगा, ऑपरेट करेगा और डेवलप करेगा ये जो कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड है, जिसको नाम दिया गया KGTL जो है इसको, और इसके अंदर बर्थ 6 to 9 एट कराची पोर्ट्स ईस्ट रेफ्ट। ठीक है, यानी कि उसका जो एक हिस्सा है, एक एरिया है, उसके अंदर जो है ये काम करेगा और उसके अंदर जो है वो बर्थ वगैरह बनाएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान की अगर हम बात करें, इसके तहत क्या प्लान है, तो देखिए इसमें कुछ जो मेजर चीज़ें हैं अगर हम उन्हें देखें तो इसमें सबसे पहले 10 सालों में $220 मिलियन इन्वेस्ट करेगा ये, यानी ये ग्रुप इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे किसके लिए, कि इस पोर्ट को हाई लेवल पे बेहतर बनाने के लिए या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बनाने के लिए जो है ये इस पे इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, फोकस किस चीज़ पे होगा, डीपनिंग बर्थ, के बर्थ जो हैं उनको डीपन करने पे। बर्थ होती हैं समंदर के किनारे जहाँ पे पोर्ट जो होती है, पोर्ट के किनारे जहाँ पे जहाज आके खड़े होते हैं उन्हें बर्थ कहा जाता है। अब जैसे देखिए हमारा ना ये जो कराची का समंदर है, ये यहाँ पे रेत वाली जो है वो सारे का सारा साहिल है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे इतनी ज़्यादा गहराई नहीं होती। लेकिन जैसे हम गवादर की बात करते हैं, आपने सुना होगा गवादर डीप वाटर की पोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे वो पहाड़ हैं साइडों पे, तो वो बहुत बड़े बड़े जहाज भी, क्योंकि जहाज जितने ऊपर हैं उससे 90% तो नीचे होते हैं, तो वो नीचे जो है वो टकराते हैं। लेकिन बड़े जहाज वहीं पे आते हैं जहां पे नीचे जितनी ज्यादा गहराई होगी। तो क्या करेगा, बर्फ को जो है वो डिपन करेगा, एक काम ये करेगा। दूसरा क्या करेगा जी, एक्सपेंडिंग क्यूरी वॉल्स के, वहीं पे जहां जहाज आके खड़े होते हैं उनकी वॉल्स को एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है इतने बड़े बड़े जहाज़ों का प्रेशर, साथ में पानी का प्रेशर, तो उसको बिल्ड करना और अगर बड़ी जगह बनानी है उसको काम करेगा। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा 220 मिलियन की, उसके अंदर ये काम होगा। और इंक्रीज कंटेनर स्टोरेज एरिया, के जो कंटेनर्स जहाँ पे स्टोर होते हैं पोर्ट के ऊपर, उस एरिया को भी इंक्रीज किया जाएगा साथ में, ये फोकस होगा इनका। टर्मिनल कैपेसिटी टू हैंडल पोस्ट पैनामैक्स क्लास वेसल्स अप टू 8500 TEUs। कि क्या करेगा जी, ये जो कैपेसिटी है पोर्ट की, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिनको पैनामैक्स क्लास जो है वेसल्स कहा गया, जो सिर्फ जो है वो शिपमेंट्स वगैरह करते हैं। आपको सामने यहाँ पे एक बड़ा सा जहाज नजर भी आ रहा है कि इसके ऊपर सिर्फ क्या है जी, इसके ऊपर कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स में जो सामान आता है, तो ये इनकी लेंथ जो है उसके हिसाब से ही होता है। ये TEUs जो है ये इनकी लेंथ के हिसाब से है कि भाई कितनी लेंथ उनकी होगी, तो इनकी लेंथ के हिसाब से जगह बढ़ाई जाएगी ताकि बड़े से बड़ा जो जहाज है वो भी यहाँ पे जो है पैनामा क्लैक्स का, वो भी जो है पैनामैक्स का, तो ये यहाँ पे आके खड़ा हो सके और इसको मैनेज किया जा सके।
एक तो ये काम भी इसके अंदर होगा, और कंटेनर कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा 7,50,000 से बढ़ा के इसको 1 मिलियन TEUs पर एनम किया जाएगा। यानी 6 महीनों के हिसाब से अगर पहले जो है वो 7,50,000 यहाँ पे कैपेसिटी थी, अब ये कैपेसिटी कंटेनर्स की नहीं है, कंटेनर्स के साइज की होती है। देखिए जैसे ये शिप है ना, अब ये 20 फीट का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 200 फीट का भी हो सकता है, तो इस हिसाब से ओवरऑल ये TEUs जो है यूज किए जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे अब इसको बढ़ा के 1 मिलियन किया जाएगा, यानी 6 महीने में इतनी इसकी गुंजाइश रखी जाएगी। तो अल्टीमेटली ये इनके गोल्स हैं इसको परचेज करने के, या खास करके इसके साथ जो लीज की गई है। तो अगर ये ऐसा ही किया जाता है, कंपनी अल्टीमेटली बाहर की कंपनीज हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो पोर्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और उसको ओवरऑल फायदा होगा। ये अलग बात है कि हमने कितने की दी, किस तरह से दी, लेकिन पोर्ट को फायदा होगा। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन मैरीटाइम इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कि जो समुद्री इंडस्ट्री है, ये पूरे पूरा आपको पता है 90% जो दुनिया की ट्रेड है वो मैरीटाइम ट्रेड ही है। वो समंदर के जरिए, पहले भी समंदर के जरिए होती थी, अब भी होती है, कि ये जो सी ट्रांसपोर्टेशन है ये सबसे ज़्यादा आसान है। बड़े बड़े आपको पता है 10-10 मंजिला जो है शिप होते हैं, और पूरे पूरे जो है वो देहात गाँव आप कह ले इतने बड़े लेवल के उन पर आबाद होते हैं, तो इतने बड़े बड़े हैं, तो वो गाड़ियों से मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो टर्मिनल एक्सपेंशन एंड एनहेंसमेंट टू स्ट्रेंथन कराची पोजीशन के सबसे फायदा ये होगा कि कराची की जो पोर्ट की पोजीशन है उसको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी। गो कि अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन बात फैसिलिटीज की होती है, कितना ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है, आप बाहर की कंपनीज को करते हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेगा जी, स्ट्रेंथन करेगा कराची के रोल को, या कराची की जो पोर्ट है इसको, और ये की रोल प्ले करेगा ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के अंदर। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब यूएई की कंपनी या फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व होगी तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि ट्रेड यहाँ पे बढ़ेगी और ये जो पोर्ट है वो आगे जाएगी, इसको फायदा होगा। ये अलग बात है कि हम इसे खुद करते तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अपने पास जब पैसे हैं ही नहीं, हमने तो एक किस्म का जो है वो किसी न किसी कोशिश की है कुछ पैसे आ जाए। इसके अलावा ये क्या करेगा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्हांस करेगा, प्रॉस्पेरिटी को इन्हांस करेगा, और पाकिस्तान और यूएई के बीच में जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये मैरीटाइम इंडस्ट्री के हवाले से। और अगर हम बात करें रेवेन्यू जनरेशन की, तो इस टाइम पे भी इसका रेवेन्यू जनरेशन जो है बहुत अच्छा है। तो ये टर्मिनल जब यूएई के पास जाएगी तो उन्होंने इसको जो है वो डॉलर की सारे ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज में यानी डॉलर्स ही होंगे, रुपये का जो है पाकिस्तानी रुपए का कोई ताल्लुक यहाँ पे नहीं होगा। जाहिर बात है वो इंटरनेशनल करेंसी के अंदर ही डील करेंगे। एक तो ये, दूसरा अगर अभी भी रेवेन्यू की बात करते हैं जो वो जनरेट कर रही है अभी मौजूदा 55 मिलियन जो है वो जनरेट कर रही है। साथ में अगर हम इसमें EBITDA निकालें, ये ओवरऑल यानी कि टैक्स वगैरह निकाल के, टैक्स वगैरह अगर ना पे किया हुआ हो या बाकी जितने भी ड्यूटीज वगैरह हैं उनको निकाल के अगर हम देखें तो वो 30 मिलियन जो है वो जनरेट कर रही है अभी भी एनुअल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सालाना इसका बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो अगर वो पोर्ट इसको मजीद बेहतर करेगी यूएई की कंपनी जो है, तो उससे क्या होगा, उससे इसका जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाएगा, और उससे पाकिस्तान को भी फायदा है, उनको भी फायदा है। एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो देखिए जो ये 50 ईयर्स के लिए दी गई है कराची पोर्ट, अगर ये एज इट इज इसी तरह से मैनेज होती है तो इसमें नो डाउट कि कराची पोर्ट को फायदा होगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आटे में नमक के बराबर जो है वो पाकिस्तान को भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये भी है। और इसमें अब अगर हम बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म की जहां पे बात हो रही है, एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को बेहतर करेगा, तो वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात बेहतर हैं। 2022 के अंदर अगर हम बात करें, 2021 में बात करें, तो पाकिस्तान और यूएई की ट्रेड बहुत अच्छी रही, और पाकिस्तान और यूएई ट्रेडिंग पार्टनर हैं, बहुत ज्यादा डिफेंस पार्टनर्स हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस टाइम पे डॉलर्स की जरूरत है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि सेल के ऊपर एक नेशनल एसेट को बेच दिया कि 50 साल के लिए। इसका मतलब हम उससे पैसे ले सकते थे, हम उससे ज्यादा फायदा ले सकते थे, लेकिन हुकूमत ने क्या किया, क्योंकि वो दिवालिया हो चुकी है हुकूमत, इसलिए जो है उन्होंने इसे बहुत ही सस्ते दामों जो है वो सेल कर दिया। ये अपोजिशन का स्टैंड है। जबकि दूसरी साइड पे हुकूमत का स्टैंड है कि भाई देखिए, एक तो पहली बात ये पैसे हैं ही नहीं, तो हम तो इसे उस लेवल पे अपग्रेड कर ही नहीं सकते जिस लेवल पे अपग्रेड से करना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत अच्छा किया, एक तो अपग्रेड हो जाएगी, दूसरा ये है कि इससे जो है वो पाकिस्तान को पैसे मिलते रहेंगे। अब जहां पे इशू है, हुकूमत का स्टैंड अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपोजिशन का स्टैंड अपनी जगह ठीक है कि जितने टाइम के लिए दिया, इसका मतलब ये है कि 50 साल तक हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट जो है वो यहां से अर्न करते रहेंगे। तो खैर अब ये अपने अपने जो है स्टैंड हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कराची पोर्ट के लिए काफी बेहतर है कि वो इंटरनेशनल रैंकिंग उसकी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारा कराची पोर्ट का इशू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।